कि कहा है कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। चाहे काट दो मेरे पर, कि चाहे काट दो मेरे पर, मैं जमीन पे बैठे आसमान लिख दूंगा, आसमान लिख दूंगा। तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बोर्ड एक्सपर्ट एकेडमी की आज की क्लास में। आज हम एक नया चीज शुरू करने वाले हैं, जिसे जो है कि जो भी क्लास 12th में फिजिक्स है, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर है, टोटल 15 चैप्टर, उन सभी 15 चैप्टर का क्या किया जाएगा, एक एक करके क्या किया जाएगा, फॉर्मूला सीट, फॉर्मूला सीट, फॉर्मूला सीट का वीडियो क्या किया जाएगा, यहाँ पे चैनल पे अपलोड किया जाएगा। यानी कि जैसे पहला चैप्टर है वैद्युत धारा तथा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो चैप्टर है, उस चैप्टर का जो भी फॉर्मूला होगा उसे बताया जाएगा, समझाया जाएगा और उसे लिखवा दिया जाएगा। उसी तरीके से फिर दूसरे चैप्टर में आएंगे, सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करेंगे, उसे बनाएंगे, समझेंगे। इस तरीके से क्या किया जाएगा, सबसे पहले चलाया जाएगा फॉर्मूला सीट का लेक्चर, ठीक है, जिसके केवल ये काफी इससे मतलब 10-12 इसके लेक्चर होंगे, क्योंकि कई सारे चैप्टर काफी छोटे हैं तो उसमें कोई खास फॉर्मूला है नहीं, तो इसके 10-12 लेक्चर। उसके बाद हम लोग एक नया चीज जो शुरू करने वाले हैं वो है रोज पर डे जो है, शुरू से फर्स्ट चैप्टर से लेकर के 15 चैप्टर तक जो भी डेरिवेशन है, जो भी डेरिवेशन है, उन सभी डेरिवेशन को क्या करेंगे, एक एक करके हर एक क्लास में एक डेरिवेशन, हर एक क्लास में एक डेरिवेशन को क्या किया जाएगा, समझाया जाएगा, कराया जाएगा और उसके बारे में बताया जाएगा। तो हम लोग क्या क्या दो चीज ऐसी चीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले फॉर्मूला सीट, जो कि आप लोगों को कभी कभी मतलब लगभग 5-6 दिन पर एक चैप्टर का फॉर्मूला सीट का वीडियो आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें डेरिवेशन की, क्लास 12 की फिजिक्स की, तो डेरिवेशन का हर रोज एक डेरिवेशन का लेक्चर आपको क्या कर दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज जो है हमारा वही डेरिवेशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट है, जहां हम लोग क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पहला नंबर डेरिवेशन जो आता है वह आता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, जिसे आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो टॉपिक का क्या नाम है, तो टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आइए अब हम इसे समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र कि ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र कैसे बनता है। तो हम लोग जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा चीज है, एक ऐसा सिस्टम है जो क्या है, दो आवेशों से मिलकर बना होता है। यह कितने आवेशों से मिलकर बना होता है, दो आवेश। एक होता है माइनस क्यू और दूसरा होता है प्लस क्यू आवेश। कितने आवेश, माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना होता है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो इसके मध्य बिंदु से इसकी टोटल दूरी कितनी होती है, 2l। इसकी टोटल दूरी कितनी होती है, 2l, और इसके टोटल दूरी 2l के मध्य बिंदु हम कितना लेते हैं, O, और इसी मध्य बिंदु से हमें किसी बिंदु यहाँ P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है। यही होता है किसका वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी अक्षीय स्थिति में। अक्षीय स्थिति कहने का मतलब है जैसे ये अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो इसी अक्ष के समांतर, इसी अक्ष के बगल में, या तो इस साइड हो या तो उस साइड हो, इसी अक्ष पर कोई एक बिंदु होगा जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। तो इसी अक्ष पे हमने एक बिंदु पी लिया है जहां पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। अगर ये टोटल वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2l है और इसे हमने O बिंदु द्वारा बीच से बांटा है, तो यह दूरी कितनी होगी, l, और यह दूरी इतनी कितनी होगी, इतनी दूरी l, और यह इतनी दूरी कितनी होगी, l। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम एक चीज देखते हैं यहाँ पे कि यह है माइनस क्यू आवेश और यह है प्लस क्यू आवेश। हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, लेकिन अगर हमें यहाँ पे ज्ञात करना है तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र कितना आएगा उसे ज्ञात करने के लिए यहाँ पे एक हम धन परीक्षण आवेश को लाएंगे, जिसे नाम देते हैं क्या, Q0। कौन सा आवेश, Q0, ठीक है, धन परीक्षण आवेश। इस पर हल्का कौन सा चार्ज होता है, प्लस का हल्का चार्ज होता है, ठीक है। इसके बाद जब हम इसे पढ़ते हैं तो इसमें क्या करते हैं, अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे बनेगी। तो सबसे पहले आते हैं यह जो आवेश है इस पर किसका प्रभाव सबसे अधिक होगा, तो इस वाले आवेश का प्रभाव सबसे अधिक होगा, क्योंकि यह जो है P बिंदु वह किसके निकट है, प्लस क्यू आवेश के काफी निकट है। यानी कि अगर यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाए तो वो क्या होगा, प्लस प्लस, तो क्या होगा, प्रतिकर्षण, यानी कि आगे की ओर, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा किसका मान, E1। मान लेते हैं कि
Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, Q। ठीक है, उसके बाद माइनस Q आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे होगी, तो माइनस Q प्लस Q। हम लोग जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर से किधर होती है, ये प्लस से माइनस की ओर, यानी कि यहाँ पे दो है और समान, तो दोनों क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, आकर्षण की ओर, यानी कि इस साइड। तो ये किसके कारण है, माइनस Q के कारण। तो माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना मान लेते हैं, E2। इसे मान लेते हैं हम लोग A बिंदु, और ये O बिंदु है ही, और इसे मान लेते हैं हम लोग B बिंदु, और ये कौन सा बिंदु है, P बिंदु। ठीक है, सारी चीजें अगर अच्छे तरीके से दिख रही है, हाँ सारी चीजें अच्छी तरीके से दिख रही है। उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पे दूरी, Q बिंदु से बिंदु P की दूरी कितनी होगी, तो हम यहाँ पे देखते हैं, निकालते हैं। ठीक है, देखो ये टोटल दूरी कितना है, देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, L, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, तो कितनी होगी, यहाँ पे हम देखो ये O बिंदु से हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि O बिंदु से बिंदु P की दूरी कितनी है, O से बिंदु P की दूरी कितनी है, तो स्मॉल r हम लोग लेते हैं। ठीक है, O से P के बीच की दूरी। उसके बाद हम लोग मापते हैं किसके बीच की दूरी, प्लस Q आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी। तो प्लस Q आवेश कितना है, ये प्लस Q आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी। इसे निकालने के लिए हम इस टोटल में से इतने भाग को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। टोटल कितना है r, ये टोटल बिंदु टोटल दूरी, और इसके आगे कितना दूरी है, ये l। तो r माइनस क्या कर देते हैं, l। तो r माइनस l करते हैं, तो ये किसके बीच की दूरी निकल जाती है, प्लस Q, यानी कि बिंदु B और बिंदु P के बीच की दूरी निकल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं A से P की दूरी, किसकी, A से P के बीच की दूरी, तो हम इतनी दूरी की बात करें तो ये इतना दूरी क्या है, देखो यहाँ तक की दूरी हम मानते हैं कितना है, r है, और यहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा में क्या जुड़ा हुआ है, l, यानी कि यहाँ तक की दूरी और प्लस में यहाँ तक की दूरी, ये दूरी कितनी है, r प्लस का r, और ये दूरी l कितना हुआ है, यहाँ पे l जुड़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, बिंदु P के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, l प्लस r। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए कि बिंदु A से P के बीच की दूरी कितनी है, r प्लस l, और बिंदु B से P के बीच की दूरी कितनी है, तो r माइनस l, और बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है, तो r। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इतना में। और यहाँ पे एक और चीज, E1 को काफी, E1 की ये लाइन है, E1 का एरो, उसे काफी बड़ा बनाया गया है। इसका कारण यह है कि E1 किसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो प्लस Q आवेश के कारण। अब प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा क्योंकि यह काफी नजदीक है, और माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 जो कि काफी दूर स्थित है, जिसके कारण इसका जो प्रभाव होगा वो कम होगा, जिसके कारण इसे छोटा से दर्शाया गया है। इसका प्रभाव ज्यादा होगा, जिसके कारण E1 को बड़ा बताया गया है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम जो भी चीज यहाँ पे किए हैं उसे भाषा के रूप में क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे भाषा में क्या लिख देते हैं कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, ये हम फिगर के बारे में लिख रहे हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव किससे मिलकर बना है, प्लस Q कॉमा माइनस Q आवेश से बना है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि और क्या क्या किया हमने। तो इसके बाद क्या कहा गया, प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है, और इसके मध्य बिंदु O से कितना दूरी पर P है, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके या फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं यह जो वैद्युत द्विध्रुव है वह कहाँ रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा गया है, तो K परावैद्युतांक के माध्यम में स्थित है, यानी कि जो भी माध्यम है उसका परावैद्युतांक कितना है, K। उसके बाद क्या है, इसके कहां से, मध्य बिंदु से, तो यहाँ पे स्थित है। इसके बाद लिखेंगे इसके मतलब वैद्युत द्विध्रुव के, मध्य बिंदु कौन है, O। तो इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर, दूरी पर कौन है, बिंदु P। दूरी पर बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है हमको, बिंदु P पर क्या है, बिंदु P कौन सी स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में। तो बिंदु P क्या है, तो इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में
स्थित, अक्षीय स्थिति में स्थित है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये हम इतना फिगर के बारे में लिखेंगे कि हमने क्या किया है, तो एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जो कि किससे मिलकर बना है, प्लस की माइनस की आवेश से, और ये जो वैद्युत द्विध्रुव है वो के प्रावैद्युतांक के माध्यम में रखा गया है, और इसके मध्य बिंदु O से हम कितनी दूरी पर, r दूरी पर, कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में एक बिंदु लेते हैं जहां पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना हम लोग लिखेंगे, इतना हमें लिखना पड़ता है फिगर को समझाने के लिए। इसके बाद हमें जो कैलकुलेशन करना होता है वो कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले ये लिखेंगे, सबसे पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद इस फिगर के बारे में ये रचना लिखेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे इसका कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन करने के लिए अब हम इसे क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, इसे लिखना है, ठीक है, फिगर के बाद जस्ट बाद इसे लिखना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन में क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है, अब दोनों आवेश के कारण निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर हम यहाँ पे कहें किसके कारण, E1, सबसे पहले E1 का निकाल लेते हैं, कौन सा, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पे ऐसे ही कर देते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि प्लस क्यू आवेश कहाँ पे है, तो ये रहा, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने कितना माना है, E1। तो E1 बराबर, अब देखो यहाँ पे प्लस क्यू बोला गया ना, यानी कि केवल और केवल एक आवेश, और एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे का आर स्क्वायर। यह होता है एक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि इससे जस्ट पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे E1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब प्लस क्यू आवेश, यह है प्लस क्यू आवेश और यह बिंदु P, प्लस क्यू आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी, ठीक है, कितना है, r माइनस एल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r की जगह पे क्या हो जाएगा, r माइनस एल का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर है, तो दो आवेश है ना, एक है प्लस क्यू और एक है क्यू, किसके कारण निकाले, प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू, और एक है बिंदु P जिसमें प्लस है, तो यहाँ पे दोनों में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, जिसके कारण यह जो आवेश है वो आगे क्या करने पड़ेगा, यहाँ जो क्यू नॉट आवेश है वो क्या करने लगेगा, आगे की ओर गति करने लगेगा, और आगे गति करेगा तो आगे की ओर गति करेगा, यानी कि बी से किसकी ओर, पी की ओर, बी से पी की ओर आगे बढ़ता ही चला जाएगा। तो इसकी दिशा किधर से किधर होगी, बी से पी की ओर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो किसके कारण, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब हम माइनस क्यू के कारण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हम देखते हैं माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हमने माना है E2, तो E2 बराबर सेम फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, ठीक है। उसके बाद बटे में क्या है, आर स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, यानी कि माइनस क्यू और बिंदु P के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r प्लस एल, और इससे पहले E1 के कारण निकाल रहे थे तो वहां पे दूरी कितनी थी, r माइनस एल का होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा ज्ञात करेंगे, देखो माइनस क्यू और ये है कौन सा, प्लस क्यू नॉट, तो दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा, यानी कि ये जो बिंदु P है वह किसकी ओर गति करने लगेगा, माइनस ए की ओर, ये जो आवेश क्यू नॉट है वह किसकी ओर गति करने लगेगा, ए बिंदु की ओर, यानी कि इसकी दिशा किधर से किधर होगी, P से ए की ओर, इसकी दिशा किधर से किधर होगी, P बिंदु से ए बिंदु की ओर, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम मानते हैं इसे कौन सा समीकरण, ये हो गया सेकेंड और ये हमारा समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम देखते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि है, और सदिश राशि को जोड़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है। सदिश राशि को जोड़ने का तरीका, दो सदिश राशि है अगर, तो इसका जोड़ने का तरीका होता है r बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, ये होता है इसके जोड़ने का तरीका। तो हम यहाँ पे इन सभी मानों को अगर रखते हैं, ए के जगह पे कितना है E1, ए के जगह पे कितना है E1, बी के जगह पे कितना है E2, और ए के जगह E1, बी के जगह पे E2। अब जब इसे हम रख के सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, E1 का स्क्वायर प्लस
E2 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो cos थीटा। अब देखते हैं यहाँ पे cos थीटा। अब बताओ तो थीटा क्या होता है, तो E1 और E2 के बीच बनने वाला कोण, और यहाँ पे E1 और E2 देखो बिंदु P है, यहाँ से इधर जा रहा है E1 और इधर जा रहा है E2। और अब देखते हैं अगर E1 और E2 के बीच, इधर जा रहा है E1 इधर है E2, E1 और E2 के बीच बनने वाला कोण यहाँ पे कितना है 180 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा का जगह पे क्या हो जाएगा 180 डिग्री। यह होता है किसी भी सदिश को जोड़ने का फॉर्मूला। ठीक है, ये दो सदिश है तो इसको ऐसे नहीं 2 + 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे कैसे, तो सदिश राशि है तो सदिश राशि को जोड़ने का ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे थीटा का मान कितना है 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान होता है -1, तो cos 180 डिग्री की जगह पे रखेंगे -1। जब -1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुना होकर -2E1 E2। अब अगर हम एक फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² -2ab। ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पे इसको अगर हम बनाएंगे तो वही तो है, ए स्क्वायर मतलब E1 स्क्वायर, E2 स्क्वायर मतलब B स्क्वायर, ए के जगह E1 के जगह पे A, E2 के जगह पे B, सेम वही फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको क्या कर देंगे हम इस रूप में लिख देंगे, यानी कि E1 - E2 का होल स्क्वायर, E1 - E2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो फॉर्मूला कितना आया E1 - का E2, यानी कि जो परिणामी तीव्रता होगी, जो परिणामी तीव्रता होगी वह कैसे निकालेंगे, तो E1 - E2 करके। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे, परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता जिसे हम लोग डिनोट करेंगे इमेज से। ठीक है, तो ये होता है किसी भी सदिश को निकालने का तरीका, किसी भी सदिश को जोड़ने का तरीका। और जोड़ के हमें इसका काम नहीं है, ठीक है, यहाँ पे इसका काम नहीं, इसे लिखना चाहे तो हम लोग लिख ही सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ पे रफ में करते हैं, तो रफ में करने के बाद जो हमारा फाइनल आंसर आता है वो आता है E1 - का E2। तो यानी कि जो परिणामी तीव्रता इनेट होगी वह इनेट बराबर कितना हो जाएगा E1 - का E2। ठीक है, क्या हो जाएगा E1 - का E2। अब E1 - का E2, ठीक है, अब सबका मान रख के उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कैसे E1 - E2 आया, तो यहाँ पे परिणामी तीव्रता निकाल करके बताया गया है। अब आगे देखते हैं तो क्या आ जाएगा, E1 का मान कितना है, तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे का R - L का होल स्क्वायर। इसके बाद माइनस E2 का मान कितना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बटे का R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं तो दोनों में कॉमन जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, दोनों में कट गया निकल गया। उसके बाद Q भी है तो ऊपर एक में कोई उससे गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें से हमने निकाला क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है और Q भी दोनों में कॉमन है, तो Q बटे 1/4 पाई एप्सिलॉन को हमने निकाल दिया है। इसके बाद अंदर में क्या बचा है, तो यहाँ पे बचा हमारा R - L का होल स्क्वायर। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे कितना बचा R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जब हम यहाँ पे लॉसो लेंगे भिन्न का घटाव करने के लिए, यहाँ पे लॉसो नहीं निकल रहा है, और लॉसो अगर नहीं निकलता है तो दोनों को क्या कर दिया जाता है गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पे दोनों को हम लोग क्या कर देंगे गुना, यानी कि R - L का हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर, और यहाँ पे गुना हो जाएगा R + L का होल स्क्वायर। अब हम अब क्या करते हैं हर से भाग करेंगे, इसमें R - L के होल स्क्वायर से इसमें भाग करेंगे तो R - L का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना R + L का होल स्क्वायर। तो R + L का होल स्क्वायर में 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस से तो माइनस दे देंगे। अब R + L के होल स्क्वायर से इसमें भाग करेंगे तो R + L का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कितना R - L का होल स्क्वायर। तो माइनस में कितना हो जाएगा R - L का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इधर हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसे जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या लिखा गया है, देखो तो थोड़ा ये क्या लिखा गया है। अगर हम R - L का होल स्क्वायर लिखा गया है और R + L का होल स्क्वायर लिखा गया है। अगर हम इसको A मान लेते हैं पूरा को तो A का स्क्वायर, अगर इसे हम B मान लेते हैं तो B का स्क्वायर। इसे हम टोटल नहीं लिख सकते हैं A गुना B का होल स्क्वायर। उसी तरीके से इसको अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसे भी अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे तो लिख सकते हैं R - L इंटू क्या R + L का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो कैसे लिख सकते हैं वो, R - L को हमने A मान लिया तो A का स्क्वायर, R + L को हमने B मान लिया तो B का स्क्वायर, उसके बाद इन दोनों का A + B का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, उसके बाद A + B का होल स्क्वायर लिखने के बाद
ए का मान हमने कितना माना था आर माइनस एल, तो ए का मान लिख दिया। बी का मान हमने कितना माना था आर प्लस एल, तो आर प्लस एल लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर दे दिया। यानी कि ये जो टर्म है इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो पहले इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है, ये क्यू बटे का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है कॉमन। उसके बाद यहाँ पे हर में कितना बच रहा है, तो आर माइनस एल इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या बच रहा है, ब्रैकेट में बच रहा है। और ऊपर में क्या है, तो देखो ऊपर में क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसे किस पे करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे। तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर यानी कि क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर प्लस का 2l आर, 2a भी होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2lr, और इधर माइनस है और माइनस के बाद यहाँ पे क्या है आर माइनस एल का होल स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का कितना 2rl, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये दिख रहा है उस साइड, हाँ चलो ठीक है। ये हो जाएगा माइनस का 2rl। अब जब हम इसे आगे और सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, q बटे का हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे अगर इस माइनस से हम अंदर में क्या करा देते हैं, गुना करा देते हैं। अगर हम अंदर माइनस से गुना कराते हैं तो प्लस वाला क्या हो जाएगा माइनस में, यानी कि जो r प्लस में आर स्क्वायर प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, जो एल स्क्वायर प्लस में था वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और इस माइनस से इस माइनस में गुना होगा तो ये किसमें हो जाएगा, प्लस में। यानी कि यहाँ पे आएगा क्या, तो यहाँ पे आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। इसको सही से लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या जाएगा, इसको आप लोग अगले लाइन में यहाँ पे लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2rl, ये यहाँ पे बच रहा है। एल प्लस का एल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर से माइनस का एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब जो बच रहा है वो लिख लेते हैं। ऊपर में बच रहा है 2rl और इधर 2rl, यानी कि टोटल का कितना rl, 4rl। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसका फॉर्मूला बन रहा है, अगर हम इसे a माइनस बी इंटू क्या है a प्लस बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही तो फॉर्मूला है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे इस टोटल की जगह पे क्या जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर, और इस टोटल का होल स्क्वायर है तो इस टोटल का भी क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू को अंदर में गुना कराएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लाइन और अपना मान लेते हैं क्योंकि जगह नहीं तो ये भी कर लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि क्या करते हैं कि L जो है काफी छोटा है किससे, यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि L क्या है, माना L छोटा है किससे, R से, तो क्या हो जाएगा, तो L स्क्वायर जो होगा वो काफी ज्यादा छोटा होगा किसकी तुलना में, R स्क्वायर से, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो L को हम कितना मानेंगे, 0, क्योंकि L काफी छोटा है R से, तो R की तुलना में L का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो यहाँ पे L का मान कितना लेंगे हम, 0। अगर हम L का मान 0 लेते हैं, अंदर में देखो क्या, हमें यहाँ पे P लाना होता है। P मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर फॉर्मूला होता है 2ql। तो यहाँ पे अंदर में हमें 2ql लाना होता है। तो यहाँ पे बच कितना रहा है, तो q को हम अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर में क्या बचेगा वो देखो, हमें यहाँ से 2ql लाना है, 2ql। ऊपर में अगर इस 4 में से हम 1 2 निकाल लिए, ठीक है, तो 1 2 निकाल लिए। उसके बाद q, यहाँ पे q है तो q से गुना करा दिए, उसके बाद l है तो l से गुना करा दिए। अब बटे में कितना है, तो r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर, l का मान हमने कितना मान लिया, 0, तो 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब बच कितना रहा है, तो देखो इस 4 में से हमने कितना निकाला था, 2, तो यानी कि 2 अभी भी इसमें गुना में बच रहा है कि तब ना 2 दूना 4 होता। उसके बाद एक l निकाल लिया, उसके बाद यहाँ से हमने 2 निकाला तो 2 ये रहा, और l निकाल लिया, l ये रहा, r निकाले यहाँ से क्या नहीं ना, तो यहाँ पे r क्या रहेगा, बचा रहेगा, तो 2r यहाँ पे अभी हमको क्या कर गया, बच गया। तो अब इसे हम आगे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2ql, p बराबर अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2ql। तो इस 2ql की जगह पे हम कितना लिख देंगे, p, और बटे में कितना है, r स्क्वायर, ये टोटल क्या हो जाएगा, 0, ये वाला टर्म कितना हो गया, 0, तो r स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि r की पावर कितना हो जाएगा, 4, और यहाँ पे गुना में कितना है,
2r, तो एक r से एक r कट गया तो कितना बचेगा r की पावर 3। कितना बचा यहाँ पे r की पावर 3। ठीक है, नीचे में कितना बचेगा r की पावर 3 और ऊपर में जब इस p को 2 से गुना कराएंगे तो बचेगा कितना 2p। यानी कि ये यहाँ पे इस तरीके से काट के आप लोग नीचे नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह नहीं इसके कारण हम यहीं पे कर लेते थे। इधर कितना बचा 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू यहाँ पे कितना था 2 और यहाँ पे कितना बच रहा था 2, तो 2 बचा था। उसके बाद नीचे में r का पावर 4 आया था तो इस r से एक r को हमने काट दिया था तो r का पावर कितना आया था 3। तो यही होता है E नेट यानी कि टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना हो जाएगा 2p अपॉन में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2p अपॉन में r क्यूब। तो इसी को कहते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे थोड़ा माइक का ये बैटरी डाउन हो गया तो हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। इसे आप लोग अच्छे तरीके से अगर समझ में नहीं आया होगा तो एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा, अच्छे तरीके से सारा चीज कंप्लीट हो जाएगा। अच्छे तरीके से सभी चीजों को यहाँ पे समझाया गया है। ठीक है।